सुमन ने अपने जीवन के 18 साल केवल एक उम्मीद में बिता दिए थे कि उसका पति राकेश, जो दिल्ली में बड़ा बिल्डर बनने के सपने देख रहा था, एक दिन परिवार को संभाल लेगा। सुमन जयपुर के अपने छोटे से पुश्तैनी घर में रहकर सिलाई कढ़ाई करती और अपनी सास तथा 2 बच्चों आर्यन और अनन्या की परवरिश करती। राकेश महीने में एक बार आता, कुछ पैसे देता और कहता, बस कुछ साल और सुमन, फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। सुमन ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपनी गाढ़ी कमाई और शादी में मिले 40 लाख रुपए के पुश्तैनी गहने तक राकेश को बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए। फिर एक दिन सच्चाई का पहाड़ टूटा। सुमन को पता चला कि राकेश दिल्ली में कविता नाम की औरत और उसके 12 साल के बेटे के साथ एक आलीशान पेंट हाउस में रह रहा है। उसने सुमन के गहने और पुश्तैनी घर के कागज़ धोखे से अपने नाम करवाकर कविता के नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे। जब सुमन ने राकेश से फ़ोन पर रोते हुए पूछा तो उसने बेरुखी से कहा, तुम सिर्फ बच्चों की माँ और घर की देखभाल करने वाली हो। कविता मेरी असली हमसफ़र है। अब उस घर पर भी कविता का हक है। अगले हफ्ते राकेश कविता को लेकर जयपुर आया और सुमन को घर से निकलने को कह दिया। सबसे बड़ा झटका सुमन को तब लगा जब उसके 17 साल के बेटे आर्यन और 15 साल की बेटी अनन्या ने अपनी मां का साथ देने के बजाय पिता और कविता का पक्ष लिया, क्योंकि राकेश ने उन्हें महंगी गाड़ियों और विदेश पढ़ाई का लालच दे दिया था। सुमन के पास रोने का वक्त नहीं था। वह उसी रात अपना छोटा सा सूटकेस और अपनी सिलाई मशीन लेकर घर से निकल गई। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और दिन रात एक करके अपने कपड़ों के ब्रांड पर नाम करना शुरू किया। सुमन ने शहर की एक मशहूर वकील निधि की मदद से राकेश पर धोखाधड़ी, जाली हस्ताक्षर और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो बच्चों ने राकेश के पक्ष में झूठी गवाही दी, लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी वकील ने बैंक के फर्जी दस्तखत के सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। 6 महीने के भीतर फैसला आया। कोर्ट ने फर्जीवाड़े के आरोप में राकेश को 5 साल की सख्त जेल की सज़ा सुनाई। सुमन का पुश्तैनी घर और 40 लाख रुपए के गहने तुरंत लौटाने का आदेश दिया। कविता को उस संपत्ति से तुरंत बेदखल कर दिया गया। जब पुलिस राकेश को ले जा रही थी तो कविता पाई पाई को तरसती हुई सड़क पर आ गई। आर्यन और अनन्या, जिन्हें राकेश के जेल जाने के बाद सच्चाई और अपनी गलती का एहसास हुआ, सुमन के पैरों में गिरकर रोने लगे और माफ़ करने की भीख मांगने लगे। सुमन ने अपने लालच को उनके हाथों से छुड़ाया और शांत स्वर में कहा, जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी तब तुमने मेरी ममता का सौदा किया। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरा स्वाभिमान है, तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं। सुमन ने अपनी गाड़ी चालू की और अपनी नई बुटीक चैन के उद्घाटन के लिए निकल पड़ी। गाड़ी के शीशे पर गिरती बारिश के बूंदों के बीच सुमन की नज़रें सामने सड़क पर टिकी थी। दिल में अतीत के जख्मों का दर्द था, लेकिन चेहरे पर अपने बलबूते खड़े होने का गर्व।
कुछ ही देर में वह अपने नए बुटीक स्वाभिमान क्रिएशन के सामने खड़ी थी। रिबन काटा, तालियां बजी और सुमन के संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसकी मेहनत और डिज़ाइन की सादगी ने जल्द ही उसे शहर के बड़े फैशन ब्रांड्स की कतार में ला खड़ा किया। दूसरी ओर राकेश के जेल जाते ही कविता का असली चेहरा सामने आ गया। बैंक के लोन और कानूनी कर्जों से बचने के लिए उसने राकेश से बनाई दूरी और उसका साथ छोड़ दिया। आर्यन और अनन्या जो कल तक ऐशो आराम के सपनों में खोए थे, अचानक सड़क पर आ गए। ना तो राकेश का पेंट हाउस रहा और ना ही कॉलेज की भारी भरकम फीस भरने का कोई जरिया। एक शाम जब सुमन बुटीक से निकल रही थी तो उसने देखा कि बाहर आर्यन और अनन्या बारिश में भीगते हुए खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर पछतावा और लाचारी साफ दिख रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर कहा, माँ, पापा ने हमें धोखा दिया। कविता भी सब छोड़कर भाग गई। हमारे पास रहने की जगह नहीं है। कॉलेज से भी नाम कटने की नौबत आ गई है। कृपया हमें माफ़ कर दो। अनन्या रोते हुए सुमन के हाथ पकड़ने लगी। माँ, हमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें एक मौका दे दो। सुमन ने शांति से दोनों को देखा। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई ममता। उसने नम स्वर में कहा, जब तुमने कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी तब तुमने सिर्फ एक माँ का नहीं बल्कि सच्चाई का गला घोटा था। मैं तुम्हें बेघर नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हारे रहने और पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगी, लेकिन एक माँ के नाते नहीं बल्कि एक इंसान के नाते। सुमन ने उनके हाथ में एक किराए का मकान की चाबी और उनकी फीस का चेक थमा दिया। तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह अब कभी नहीं बन पाएगी। रिश्ते लालच पर नहीं, भरोसे पर टिकते हैं। सुमन ने साफ शब्दों में कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गई। आर्यन और अनन्या चुपचाप चाबी थामे रोते रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जो खोया था वह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि माँ का वह निस्वार्थ प्रेम था जो दुनिया की किसी दौलत से वापस नहीं खरीदा जा सकता था। 2 साल बीत चुके थे। सुमन का ब्रांड स्वाभिमान क्रिएशन अब केवल जयपुर ही नहीं बल्कि देश के बड़े शहरों में अपनी पहचान बना चुका था। सुमन ने अपनी लगन से सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिया और एक सशक्त महिला उद्यमी के रूप में उभरी। उसके चेहरे का सुकून और आत्मविश्वास यह बताने के लिए काफ़ी था कि उसने अपने अतीत के जख्मों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। उधर जेल में 5 साल की सज़ा काट रहा राकेश अंदर ही अंदर टूट चुका था। कविता उसे एक बार भी देखने नहीं आई और जिन पैसों और रुतबों के पीछे वह भागा था वे सब खाक में मिल चुके थे। उसे हर दिन सुमन की वफादारी और अपनी नीचता का एहसास होता जो उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुका था। इस दौरान आर्यन और अनन्या ने सुमन की दी हुई मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की। माँ से मिले उस आखिरी सबक ने उनकी आंखों से लालच की पट्टी उतार दी थी। आर्यन ने एक छोटी सी IT कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी और अनन्या भी एक डिज़ाइनिंग फर्म में इंटर्नशिप करने लगी। वे दोनों एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे और सुमन के दिए पैसों का एक एक रुपया ईमानदारी से जोड़ने में लगे थे। एक दिन सुमन के बुटीक के दफ्तर में एक लिफाफा आया। सुमन ने लिफाफा खोला तो उसमें एक बैंक ड्राफ्ट और एक पत्र था। पत्र आर्यन और अनन्या का था।
माँ, यह वही रकम है जो आपने हमारी पढ़ाई और रहने के लिए खर्च की थी। हम जानते हैं कि इस पैसे से हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते और ना ही आपके दिल में अपनी पुरानी जगह बना सकते हैं, पर आपने हमें इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया उसी के बल पर आज हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप दूर से ही सही हमें अपनी गलतियों को सुधारते हुए देखें। सुमन ने पत्र पढ़ा और ड्राफ्ट को किनारे रख दिया। उसकी आंखों के कोने में एक हल्की सी नमी आई, पर उसने उसे तुरंत पोंछ लिया। उसने राहत की एक गहरी सांस ली, एक माँ के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने 2 भटके हुए युवाओं को सही राह दिखाई थी। सुमन ने अपनी डायरी बंद की, खिड़की से बाहर चमकती धूप को देखा और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ अपने नए प्रोजेक्ट की फाइलों पर दस्तखत करने लगी। उसकी कहानी अब किसी धोखे या बदले की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और पुनर्निर्माण की एक नई मिसाल बन चुकी थी। 5 साल का लंबा वक्त बीत गया। राकेश की सज़ा पूरी हो चुकी थी। जब वह जेल के भारी दरवाज़ों से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ और बालों में सफ़ेदी छा चुकी थी। ज़माने का सबसे सफल बिल्डर बनने का सपना देखने वाला राकेश आज पूरी तरह अकेला और कंगाल खड़ा था। राकेश के पास ना तो कोई ठिकाना था और ना ही कोई अपना। आखिरकार भटकते हुए वह उसी शहर के एक पुराने पार्क में बैठा था जहां उसने कभी अपने परिवार को ठुकराया था। तभी उसकी नज़र सामने लगी एक विशाल होर्डिंग पर पड़ी। होर्डिंग पर सुमन की तस्वीर थी, जिसे राज्य की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार मिला था। तस्वीर में सुमन का चेहरा एक अद्भुत आत्मविश्वास और सादगी से चमक रहा था। राकेश की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उसे याद आया कि कैसे उसने इस स्वाभिमानी औरत को बेघर किया था और आज वही औरत अपनी मेहनत से सफलता के शिखर पर थी। राकेश हिम्मत हार कर एक मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी वहाँ से आर्यन और अनन्या गुजरे। दोनों अब समझदार और आत्मनिर्भर बन चुके थे। अपने पिता की यह हालत देखकर उनकी आंखें भर आईं। आर्यन ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा। पापा, राकेश ने चौंक कर ऊपर देखा और लज्जा से अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने तुम सबका जीवन बर्बाद कर दिया। आज मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। अनन्या ने रूंधे गले से कहा, पापा, माँ ने हमें सिखाया है कि इंसान को उसकी गलतियों का एहसास होना ही सबसे बड़ी सज़ा है। हम आपको सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। आर्यन और अनन्या अपने पिता को अपने छोटे से घर ले आए। उन्होंने राकेश के रहने और खाने का पूरा प्रबंध किया, लेकिन घर में कोई दिखावटी ऐसो आराम नहीं था, केवल मेहनत और सादगी थी। राकेश को समझ आ गया था कि उसके बच्चों ने माँ के संस्कारों को अपना लिया है। रविवार की सुबह आर्यन ने सुमन को फ़ोन किया। माँ, पापा जेल से बाहर आ गए हैं। वे बहुत बीमार और लाचार हैं। हमने उन्हें अपने साथ रखा है। क्या आप एक बार उनसे मिलेंगे? आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा। फ़ोन के दूसरी तरफ सुमन कुछ देर शांत रही, फिर उसने शांत और गंभीर आवाज़ में कहा, आर्यन, तुमने एक बेटे का फ़र्ज निभाया, यह अच्छी बात है, लेकिन मेरे और राकेश के बीच का रिश्ता 5 साल पहले
ही खत्म हो चुका था। जहां आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े वहां सुमन कभी मुड़ कर नहीं देखती। सुमन ने फ़ोन रख दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां सुबह की किरणें खिल रही थी। उसने समझ लिया था कि अतीत को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी वर्तमान जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं। सुमन ने अपने बुटीक के कर्मचारियों के लिए नई वेलफेयर स्कीम की फाइल उठाई और मुस्कुराते हुए अपने काम में जुट गई। 3 साल और बीत गए। सुमन का नाम अब केवल एक सफल उद्यमी के रूप में नहीं बल्कि स्वाभिमान फाउंडेशन की संस्थापिका के रूप में भी आदर से लिया जाने लगा। यह संस्था उन असहाय और परित्यक्त महिलाओं को आश्रय, सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता देती थी जिन्हें कभी सुमन की तरह अपनों से धोखा मिला था। इधर आर्यन और अनन्या अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ रहे थे। दोनों का विवाह बहुत ही सादे समारोह में हुआ। सुमन ने विवाह में शामिल होकर दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया और अपनी ओर से एक छोटा घर उपहार में दिया ताकि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन सुमन ने शादी के बाद भी अपने और उनके जीवन के बीच एक मर्यादा की रेखा बनाए रखी। राकेश अब अत्यंत वृद्ध और बीमारियों से घिर चुका था। आर्यन और अनन्या उसकी सेवा कर रहे थे। एक शाम राकेश ने बिस्तर पर पड़े पड़े आर्यन से धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय निकट है। मेरी बस एक अंतिम इच्छा है। क्या सुमन मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं बिना उसकी क्षमा के शांति से मर भी नहीं पाऊंगा। आर्यन ने सुमन को फ़ोन करके राकेश की हालत बताई। अगली सुबह सुमन अस्पताल पहुंची। इतने सालों बाद राकेश ने जब सुमन को देखा, सफ़ेद सूती साड़ी में, चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में अपार गहराई, तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। राकेश ने कांपते हाथों से सुमन की ओर जोड़कर कहा, सुमन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अधर्म किया था। सुमन ने राकेश के जोड़ते हाथों को देखा। उसके चेहरे पर ना कोई घृणा थी, ना क्रोध और ना ही कोई प्रतिशोध की भावना। उसने शांत स्वर में कहा, राकेश जी, मैंने आपको बहुत पहले ही अपने मन से क्षमा कर दिया था, क्योंकि मन में क्रोध और बैर रखना अपने ही स्वाभिमान को कमज़ोर करना होता है। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह कभी नहीं होता कि बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास वापस लौट आए। राकेश ने गहरी सांस ली। सुमन के इन शब्दों ने उसके हृदय से पश्चाताप का भारी बोझ हटा दिया। उसे समझ आ गया कि सुमन ने उसे एक इंसान के नाते माफ़ कर दिया था, पर एक पत्नी के नाते उसका अधिकार बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद राकेश ने शांति से अंतिम सांस ली। सुमन ने आर्यन और अनन्या को उसके अंतिम संस्कार के सभी रीति रिवाज ईमानदारी से निभाने में मदद की। अब सुमन अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर थी जहां ना कोई अतीत का मलाल था और ना ही भविष्य का भय। वह हर शाम अपनी संस्था की छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाती। उसकी ज़िंदगी यह संदेश बन चुकी थी कि जब अपने धोखा देते हैं तो इंसान का अंत नहीं होता, बल्कि अगर अपने अंदर का स्वाभिमान जिंदा रहे तो वहीं से एक नए और महान जीवन का जन्म होता है। तो दोस्तों,
मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरी आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।